हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करती हूँ हमारे 10th बोर्ड बूस्टर सीरीज हिंदी में। और जैसे कि बच्चों हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हमारे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बुक का एक बड़ा ही विचित्र सा चैप्टर जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। रात में आने वाला एक विजिटर, यानी आपके घर में रात को कोई अतिथि आने वाला है, वैसा ही कुछ इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो इस चैप्टर में ना बच्चों हमारे पास 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। ये कौन से 3 मेन कैरेक्टर्स हैं? एक हमारे पास है ऑजिबल, एक हमारे पास है फाउलर और एक हमारे पास है मैक्स। अब ये बड़ी ही रोचक सी स्टोरी है जिसमें क्या होता है, हमारे पास 2 डिटेक्टिव्स होते हैं, जेम्स बॉन्ड 007। हमारे पास 2 डिटेक्टिव्स होते हैं और ये हैं हमारे कौन कौन, हमारे हैं ऑजिबल और मैक्स। अब जैसे ही आप लोगों के मन में डिटेक्टिव आता है तो दिमाग में एक इमेज हो जाती है कि ऐसे ऐसे करके कोई खड़ा हुआ है, हाथ में उसके बंदूक है और वो इस तरीके से आपको देख रहा है। मतलब हमारे दिमाग में एक ऐसी सी इमेज आती है ना, हमेशा आती है। और हमारे दिमाग में डिटेक्टिव का नाम आ गया तो या तो शेरलॉक होम्स आएगा या हमारे दिमाग में जेम्स बॉन्ड आएगा। यही सब इंसान जो है हमारे दिमाग में आते हैं जब भी हम लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो एक क्या होगा, डिटेक्टिव होगा, ठीक है, एक खुफिया एजेंट होगा, एक खुफिया स्पाई होगा। या अगर आप लोगों ने फिनियस एंड फर्ब देखा होगा तो उसमें हमारा प्लैटिपस पेरी था, बिल्कुल वैसी सी इमेज दिमाग में आती है कि ठीक है कोई ना कोई सीक्रेट एजेंट हमारे पास यहाँ पर होगा। तो फॉलर क्या है? फॉलर जो है ना हमारा बच्चों यहाँ पर वो एक इंटरव्यूअर है, वो एक बुक राइटर है जो यहाँ पर स्पेशली ऑजिबल से मिलने आया है। और ऑजिबल से मिल करना बच्चों वो यहाँ पे उससे किसी मिस्ट्री की स्टोरी की एक प्रेरणा लेने, एक उससे एक सपोर्ट लेने के लिए, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया है, कुछ इन्फ्लुएंस लेने आया है उससे यहाँ पर उसको मिलने। अब इन्फ्लुएंस लेने तो वो आ गया, मिलने उसको आ गया, लेकिन यहाँ पर अब परेशानी पता क्या होगी। जैसे ही फॉलर ऑजिबल से मिलता है उसको लगता है कि यार ये भी जेम्स बॉन्ड जैसा होगा, छुपते हुए आएगा, लोगों से मैसेजेस भिजवाएगा कि तुझे बुला लिया गया है और फिर मैं जाकर इसको मिल पाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, डायरेक्टली ऑजिबल ही इसको लेने आ जाता है। और जब ऑजिबल आता है तो हमें पता लगता है कि ऑजिबल एक छोटी सी हाइट का मोटा सा आदमी है जो यहाँ पर किसको बुलाने आया है, जो यहाँ पर बुलाने आया है ऑजिबल, फॉलर को। ये देखकर फॉलर के मन की सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं कि अरे यार मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ थ्रिलिंग सा होगा, कुछ एक्साइटिंग सा होगा, लेकिन ना तो यहाँ पर कोई थ्रिल, ना ही यहाँ पर कुछ एक्साइटमेंट। अब मैं क्या करूँ? तो उसके बाद वो जैसे तैसे फॉलो करते हुए उसको उनके रूम में चला जाता है जो 6th फ्लोर के ऊपर उनका एक कमरा था। ये याद रखना बच्चों, वो 6th फ्लोर का कमरा था। अब जब वो वहां पर 6th फ्लोर के कमरे पे जाते हैं तो वहां पर उनके साथ एक ऐसी अजीब सी चीज हो जाती है जो ना तो ऑजिबल ने सोची थी ना फॉलर को पता थी। लेकिन यहाँ से ही फॉलर के जो एडवेंचर थे कि ठीक है मैं एक डिटेक्टिव की जिंदगी में हूँ, मैं एक डिटेक्टिव के साथ खड़ा हूँ, तो डिटेक्टिव की जिंदगी में जो रोचक पड़ाव आते हैं वैसे ही चीज़ें अब कहाँ शुरू हो गई थी, वही सेम सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें आनी शुरू हो गई थी हमारी इस स्टोरी में। कहाँ पे आनी शुरू हुई थी? हमारी इस स्टोरी में। अब क्या होता है यहाँ पर बच्चों, ये मिडनाइट विजिटर में अब हम आगे क्या देखेंगे, अब इसमें हम लोग ये देखेंगे किस तरीके से ये जो हमारा ऑजिबल था इसने अपना दिमाग लगाया इस मैक्स नाम के आदमी को चकमा देने के लिए। अब हुआ क्या, अब हमने स्टोरी में यहाँ तक देखा कि वो लोग कमरे में गए, जैसे ही कमरे की लाइट खुली कमरे में एक आदमी यूं बंदूक लेकर खड़ा था और बोला हैंड्स अप, और उन्होंने हैंड्स अप कर लिया। देवर लाइक ओ ये क्या हो गया। और फिर उन्हें पता लगता है कि वो मैक्स था। अब मैक्स दिखता कैसा था, तुम लोगों ने डोरेमोन देखा है ना, तो डोरेमोन में कैसे सुनियो था, सुनियो की जैसी शक्ल ऐसी आगी सी लंबी सी नाक, कुछ इस तरीके का फेस था ना सुनियो का, ऐसे लंबी सी नाक थी और उसका और ऐसा सा अजीब सा कुछ उसका मुंह था, कैसे फॉक्स सी शक्ल मिलती थी सुनियो की, वैसे ही जो हमारा मैक्स था वो पतला सा आदमी था जिसका फेस बहुत ही ऐसा शार्प फीचर्स वाला उसका फेस था। उसका फेस यूज्ड टू रिजेंबल अ फॉक्स, जैसे हमारा सुनियो का फेस डोरेमोन में दिखता था, ठीक है, वैसा सा उसका फेस था, बड़ा ही चालाक सा आदमी था। और उसने बोला हैंड्स अप एंड दोनों ऐसे हो गए। फिर उसके बाद ऑजिबल ने एक कहानी बनाई, ऑजिबल ने कहानी को फैब्रिकेट किया, उसने कहानी को बुना, एक ऐसी स्टोरी बनाई वहाँ पर उसने। उस स्टोरी के अंदर वो ये बताता है कि ये ना एक बड़ा कमरा हुआ करता था, इस बड़े कमरे में फिर कुछ कंस्ट्रक्शन हुई और इस कमरे के बीच में ना एक पार्टीशन डाल दिया गया। इस कमरे के जस्ट बाहर ना एक नीचे वाले फ्लोर की एक बालकनी है, 5th फ्लोर की एक बालकनी है। तो जैसे ही हम विंडो से बाहर जाएंगे ना हम सीधा बालकनी में लैंड करेंगे और फिर हम कूद के हम अपने विंडो के सिल को पकड़ेंगे और वापस
से हमारे रूम में आ सकते हैं। उसने कुछ इस तरीके की हिंट्स देकर किसको बहला लिया था, उसने कुछ इस तरीके की हिंट्स देकर मैक्स को अपनी बातों में बहला फुसला लिया था और उसको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करी थी। उसको लगा था कि मे बी जो उसका दोस्त है वो इस चीज़ को मान जाएगा एंड ही विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट, और वो यहाँ से इस विंडो में कूद जाएगा। और वही होता है, हमारा मैक्स उस विंडो से बाहर कूद जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चों हमारा मैक्स उस विंडो से बाहर कूदता है तो एक बड़ी ही खतरनाक सी चीज़ होती है जो हम में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, और वो होने के बाद क्या होता है, हमारी स्टोरी में जो मैक्स होता है वो मर जाता है। द मैन मैक्स डाइड, वो मर जाता है। अब वो कैसे मरता है, क्या क्या हुआ, उस स्टोरी को बच्चों अब हम लोग हमारी आज की क्लास में डिटेल में करने वाले हैं, और वही सेम पैटर्न इसी के कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। भाई समरी ऑफ चैप्टर, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। कहानी ऑजिबल नाम के एक मजाकिया गुप्त एजेंट की है, यानी ये एक फनी और एक सीक्रेट एजेंट की है। ये इट इज़ अ फनी सीक्रेट एजेंट की कहानी है, बिकॉज ये इस जैसा दिखता था, जैसी इसकी अपीयरेंस थी, वो देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। और शायद यही उसकी खासियत थी कि उसको देखकर कोई नहीं बता सकता कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। तो क्या पता वो उसका एक तरीका हो, क्या पता वो उसकी खासियत हो कि कोई उसको देखकर पहचान नहीं सकता कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। वह शाम भर फाउलर नाम के एक लेखक के साथ था, क्योंकि फाउलर एक गुप्त एजेंट के साथ समय बिताने में दिलचस्पी रखता था, क्योंकि वह कहानी लिख रहा था, क्योंकि अब उसे उस कहानी के लिए कुछ इन्फ्लुएंस चाहिए थी, कुछ आइडियाज़ चाहिए थे कि एक डिटेक्टिव की ज़िंदगी कैसी होती है, ताकि वो रियल एक्सपीरियंसेस को अपनी उसमें नॉवल में, अपनी डायरी में लिख सके। तो इसीलिए वो वेट कर रहा था, उसके साथ अपनी शाम बिता रहा था। तो उसे पता चलता है कि वह उसकी कल्पना से बिल्कुल विपरीत है। जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था वो तो वैसा बिल्कुल भी नहीं निकला। वो वैसा क्यों नहीं निकला, बिकॉज हमें पता है कि उसने इमेजिन किया था कि वो ऐसे छुपते हुए आएगा, कोई उसे मैसेज देगा छुपके से आकर, एंड देन ही विल बी एबल टू फाइंड दिस मैन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो छुपते हुए नहीं आता, उल्टा खुद ही हमारे स्टोरी के अंदर जो हमारे ऑजिबल भाई साहब थे वो मैक्स को खुद ही मिलने आ जाते हैं कि मैं ही तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा। वो खुद आते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। ऑजिबल ने फॉलर से कहा था कि वह गलत सोच रहा है, और जल्द ही उसे जिस चीज़ को वो यहाँ पर एक्सपीरियंस करने आया है, वो यहाँ पे किस चीज़ को एक्सपीरियंस करने आया था, वो यहाँ पर थ्रिल को एक्सपीरियंस करने आया था, वो यहाँ पर एडवेंचर को एक्सपीरियंस करने आया था। तो जिस थ्रिल और एडवेंचर, जिस एक्सपीरियंस को वो यहाँ पर जीने आया है, वो उन सब चीज़ों को जी पाएगा, वो उन सब चीज़ों को यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाएगा, उस चीज़ को यूज़ करके। जो भी चीज़ें चाहिए थी ना, कि मुझे इन्जॉयमेंट चाहिए, मुझे थ्रिल चाहिए, मुझे एडवेंचर चाहिए, मुझे सस्पेंस चाहिए, तो उसने बोला ये सब चीज़ें अभी अभी तुम देखते जाओ, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है मेरे दोस्त, अभी पिक्चर बाकी है, अभी देखते हैं, धीरे धीरे देखो होता है क्या। तो उसने वहां पर उसे ऑजिबल क्या बताता है, ऑजिबल उसे ये चीज बताता है कि उस दिन उसको एक ऐसी रिपोर्ट आने वाली है, यानी ऑजिबल बताता है फॉलर को कि उसके पास उस दिन एक ऐसी रिपोर्ट आने वाली है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कि वो देश के आने वाले भविष्य को बदलने की क्षमता रखती है। यानी दैट रिपोर्ट वाज सो इंपॉर्टेंट कि वो देश के भविष्य को बदल देगी। यानी हम ये कह सकते हैं वो एकदम टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टॉप सीक्रेट है, जिसको मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। तब ऑजिबल फॉलर ने अपने कमरे में ले जाता है, और जब वह कमरे में दाखिल होते हैं तो मैक्स नाम का एक आदमी, बंदूक वाला एक आदमी कमरे में खड़ा होता है। अब जैसे ही वो उसको रास्ते में बता के लेके जा रहा होता है, आज मैं एक ऐसा पेपर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक ऐसा डॉक्यूमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट कुड चेंज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। उतने में ही जैसे वो अपने कमरे में जाते हैं, एकदम से वो कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं, एंड बूम, वहाँ पर एक आदमी इस तरीके से बंदूक लेकर खड़ा था, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था मैक्स। और ये मैक्स की आप लोगों को मैंने अपीयरेंस बताई है। मैक्स किस तरीके का आदमी था? मैक्स वाज अ स्लेंडर टॉल मैन दैट हैड अ फॉक्स लाइक अपीयरेंस। वो एक पतला लंबा आदमी था जिसकी अपीयरेंस एक फॉक्स जैसी थी, विच मीन्स दिखने में तो वो बड़ा ही तेज तर्रार था, लेकिन उतना तेज तर्रार वो होने वाला नहीं है।
उन्होंने कहा कि मिसाइलों के बारे में रिपोर्ट 30 मिनट में आने वाली है। और वो आदमी जो था वहाँ पर मैक्स, वो भी वहाँ पर क्या करने आया है, वो भी वहाँ पर उस रिपोर्ट को, ऑजिबल के पास जो रिपोर्ट आने वाली है उस रिपोर्ट को वहाँ से चुराने आया था। उसने बोला कि ये रिपोर्ट तुम मुझे दे दो, गन के पॉइंट के ऊपर, ये रिपोर्ट तुम मुझे दे दो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इट विल नॉट बी गुड फॉर यू इफ यू नॉट गोइंग टू गिव मी दी रिपोर्ट। तो उन्होंने बोला कि तुम जल्दी से मुझे रिपोर्ट दे दो, अदरवाइज तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो उस टाइम पे फॉलर ने अपने मन का जो काम था ना वो खोया नहीं। जब आप गन पॉइंट पे होते हो ना तो आप डर जाते हो, लेकिन हमारा जो फॉलर था वो इस पॉइंट पे बिल्कुल भी डरा नहीं। ही वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ मैक्स, वो डरा नहीं मैक्स से और वो खड़ा रहा। और यहीं पे उस शांति के दिमाग में ही ना, शांत वो खड़ा है लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं है। उसके दिमाग में कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कुछ चल रहा है ऐसा जिससे वो पूरी गेम को भी पलट देगा। वो क्या करेगा, क्योंकि वह रिपोर्ट चुराने के लिए वहां आया था। तो उसने बोला कि देखो अभी रिपोर्ट में ना आने में अभी कुछ 30 मिनट बाकी हैं, तो अभी तुम आराम से यहाँ रह लो क्योंकि इतनी जल्दी ये रिपोर्ट नहीं आने वाली है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरी रिपोर्ट को आने में। यहाँ पर ऑजिबल जो अपने आप में एक सीक्रेट एजेंट है, ठीक है, वो एक खुफिया एजेंट है, तो वो किसी को क्यों बताएगा कि कहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं। तो हमें यहीं से पता लग जाता है कि शायद से ऑजिबल के दिमाग में कोई मास्टर प्लान चल रहा था, वरना कोई एक एजेंट दूसरे एजेंट को क्यों बोलेगा कि तुम अभी वेट करो, रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में आने वाली है। जब फॉलर ने गुप्त एजेंट से मिलने के बारे में सोचा था तो ये कई साहसिक कार्यों में से पहला साहसिक कार्य था। अब उसको लगा था कि वो बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग चीज़ों को देखेगा, लेकिन आउट ऑफ जितनी भी चीज़ें वो एक्सपीरियंस करने वाला था उसमें से ये पहली ऐसी चीज़ थी जिसमें उसने ये देखा कि ठीक है यार, वो तो बिल्कुल यहाँ पर अभी वेट कर रहा है। ही वॉज वेटिंग फॉर हिम कि ठीक है अभी डॉक्यूमेंट्स आएंगे फिर सारा काम किया जाएगा। जब वे बात कर रहे थे ऑजिबल ने कहानी के साथ शुरुआत की कि कैसे एक आदमी पिछले महीने अपने कमरे के नीचे वाली बालकनी से अंदर आया था। अब यहाँ से ऑजिबल का क्या शुरू हुआ बच्चों, यहाँ से ऑजिबल का शुरू हुआ मास्टर प्लान। अब जब तक वो चुप रहा तो मुंह पे वो चुप था, लेकिन दिमाग में अंदर ही अंदर उसके दिमाग में कुछ बातें गोल गोल घूम रही थी। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था ऐसा जो वो अपने मुंह में शब्दों में बयान करेगा और पूरी की पूरी कहानी को पलट देगा। अब उसने क्या किया, जब वे बात कर रहे थे, जब वे वेट कर रहे थे ना, तो उस समय पे ऑजिबल ने अपना दिमाग चलाया और उसने मैक्स को एक कहानी सुनानी शुरू करी। उसने बोला कि तुम्हें पता है कि पिछले महीने ही एक आदमी अपने कमरे की नीचे वाली बालकनी से अंदर आ गया था। तो मान लो ये नीचे वाली बालकनी है, ठीक है, ये तुम्हारे कमरे की नीचे वाली बालकनी है, ये कमरे की नीचे वाली बालकनी, यहाँ पे तुम्हारे कमरे की विंडो, ठीक है, नीचे बालकनी है, ये बालकनी, मैं इस पर कुछ डिज़ाइन बना देती हूँ रेल वाले, ये बालकनी, और यहाँ पे तुम्हारे कमरे की विंडो, ये नीचे वाला फ्लोर और यहाँ से मान लो तुम्हारा फ्लोर। तो जो भी बंदा चाहेगा ना वो जंप करेगा, विंडो की सिल पे यहाँ पे लटकेगा, इधर से अपने हाथ रख के हमारे कमरे में एंटर कर जाएगा। तो उसने इस तरीके का कुछ सिनेरियो बनाया कि भैया ये हमारा कमरा, कमरे के नीचे बालकनी, कोई भी इंसान उस बालकनी से अगर ऊपर कूदेगा, ऐसे जंप करेगा और विंडो को ऊपर से ऐसे यहाँ से पकड़ लेगा, इधर से विंडो को पकड़ लेगा, तो वो हमारे घर में ऊपर आ सकता है। तो उसने बताया उसे कि किस तरीके से एक आदमी यहाँ पर अंदर आ गया था। अब ये अंदर आदमी आने की रेफरेंस क्यों दी गई है बच्चों, ये आदमी के अंदर आने की रेफरेंस इसीलिए दी गई है ताकि धीरे धीरे वो मैक्स के आगे कहानी बुने और मैक्स उसकी कहानी पे विश्वास करने लगे। अभी यह बात चल ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उतने में दरवाजे के ऊपर कुछ नॉक हुआ। जब उसे पता लगा कि यार कोई तो वहां पर आया है, ऑजिबल ने कहा कि यह पुलिस होनी चाहिए, क्योंकि वह चाहता था कि कुछ समय बाद जांच करे, क्योंकि वह उन रिपोर्ट्स को बनाना चाहता था जो अतिरिक्त सुरक्षित रूप में आ रही थी। तो जैसे ही दरवाजे पे नॉक हुई तो उस समय पे ऑजिबल ने बोला कि हो सकता है कि पुलिस आई हो। उसने बोला कि हो सकता है कि पुलिस आई हो, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट्स तो यार इतने ज़रूरी हैं, ये डॉक्यूमेंट्स तो इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से घूमते रहे ना तो हो सकता है ये डॉक्यूमेंट्स जो है रिस्क में आ जाए, ये रिपोर्ट जो है रिस्क में आ जाए। इसीलिए पुलिस ने भी आना था, क्योंकि यह जो डॉक्यूमेंट्स जब मेरे पास आएंगे तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस की निगरानी हो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये पूरे देश के भविष्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो उसने बोला कि कुछ समय बाद उनकी जांच करने के लिए ही वहाँ पर पुलिस वाले आने वाले थे, बिकॉज उन्हें अतिरिक्त सुरक्षित रूप से रखना बहुत ही अनिवार्य था।
मैक्स ने अपनी बंदूक उनकी ओर इशारे करते हुए कहा कि वह बालकनी में इंतजार कर रहा होगा और ऑजिबल को पुलिस को भेज देना चाहिए, अन्यथा वह उन्हें गोली मार देगा और यहाँ तक कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने का जोखिम भी उठाएगा। तो उसने उनको धमकी दी। अब क्योंकि देखो ऑजिबल जो मैक्स था वो दिखाने में तो बड़ा ही तेज तर्रार, अपने आप को बड़ा ही स्ट्रांग दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही दरवाजे पे नॉक हुआ तो उसको ये लगा कि अरे शिट पुलिस आ गई, यानी पुलिस आ गई। तो और अगर पुलिस को ये पता लगता है कि उन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए वहाँ पर कोई और भी उपलब्ध है, कोई और भी प्रेजेंट है, तो हो सकता है कि उसको जेल हो जाए। तो तब भी मैक्स ने उनको धमकी देते हुए बोला, ऐसे बंदूक उनकी तरफ रखते हुए, क्योंकि उसने पूरा विश्वास दिला दिया था उसको किस तरीके से कि हमारे यहाँ पर एक बालकनी है। साथ ही साथ वो उसको ये एक्सपीरियंस भी बताता है कि हमारे यहाँ पर ना पहले ये एक बड़ा कमरा हुआ करता था, लेकिन इस कमरे को ना बीच में से डिवाइड कर दिया गया, इसमें पार्टीशन डाल दिया गया और अभी 2 हिस्सों में बट गया है। हमारे वाले कमरे के नीचे जस्ट एक बालकनी है। और मैक्स ने इस बात पर इस हद तक विश्वास कर लिया कि उसने खुद चेक नहीं किया कि वहाँ पर बालकनी है या नहीं है। जब ऑजिबल ने मैक्स को बोला कि हमारे यहाँ पर बालकनी है, तो उसने उसको उस चीज़ पर एक तरीके से विश्वास दिला दिया कि हाँ सच में नीचे बालकनी है। जिस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में पढ़ा था, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में क्या हुआ था, किस तरीके से उस लेडी इन रेड ने हॉरेस डैनबी को विश्वास दिला दिया था ना कि वो उसी का घर है। उसी तरीके से यहाँ पर ऑजिबल ने अपने दिमाग की चतुराई का इस्तेमाल किया और एक ऐसी कहानी बुनी जिससे उसने मैक्स को इस चीज़ का विश्वास दिलाया कि इस कमरे के जस्ट नीचे वाले फ्लोर में एक बालकनी प्रेजेंट है, कि वहां पर एक बालकनी है। यहाँ तक कि जो हमारा मैक्स था वो इतना ज़्यादा शातिर था, उसने उनको और इतना निडर था, उसने ये भी बोला कि अगर तुमने जस्ट इन केस यहाँ से पुलिस को नहीं भगाया या पुलिस को तुमने यहाँ से नहीं भेजा, तो मैं पुलिस के सामने आकर तुम दोनों को गोली मार दूंगा और तुमसे डॉक्यूमेंट्स लेकर निकल जाऊंगा। अभी तक भी ऑजिबल को पता है कि उसका प्लान एकदम फुल प्रूफ जा रहा है, ऑजिबल को पता है कि उसका प्लान एकदम ठीक तरीके से काम कर रहा है, तो इसलिए उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और उसने बोला कि ठीक है तुम जल्दी से इसके बालकनी में खड़े हो जाओ, जैसे ही पुलिस जाएगी तुम वापस अंदर आ जाना या हम तुम्हें अंदर ले लेंगे। अब इस पूरे सिचुएशन के अंदर फोलर, जिसको स्टार्टिंग में लग रहा था कि यार कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ इंटरेस्टिंग हो ही नहीं रहा, वो सारे इंटरेस्टिंग सीन्स को एक ही बारी में होता हुआ देख रहा था। जैसे ही दरवाजे की कुंडी घुमाई जाती है, मैक्स खिड़की से बाहर कूद जाता है। जैसे ही दरवाजा खुला, यहाँ दरवाजा खुला और मैक्स वहां से बाहर विंडो से बाहर कूद के खड़ा हो जाता है बालकनी में। पर क्या वहां बालकनी थी? एक जोरदार चीख उनको सुनाई देती है। दरवाजा खुलता है और एक वेटर अंदर आता है और कहता है कि वह शराब लाया है जिसे मिस्टर ऑजिबल ने ऑर्डर किया था। अब वहां से उन्हें एक बड़ी जोर की एक चीख सुनाई देती है, डिफीनिंग सी साउंड सुनाई देती है, जैसे मान लो कि कोई बहुत ऊंची फ्लोर से नीचे गिर गया हो। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इन लोगों का जो रूम था वो 6th फ्लोर पे था। अब 6th फ्लोर का बताने का रीजन क्या था, और ऊपर से ये टॉप फ्लोर था, वो 6th फ्लोर था और वो टॉप फ्लोर था। अब क्या होता है, जैसे ही मैक्स विंडो से बाहर कूदा, उसको लगा कि वहां पर एक बालकनी होगी, वो सीधा बालकनी में गिरेगा। लेकिन हमारे मैक्स भैया इतने तेज थे, इतने चतुर थे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि क्या हुआ, उल्टी पॉइंट प्रॉब्लम क्या हुई, जो हमारा मैक्स था वो सीधा 6 फ्लोर नीचे जाता है और मर जाता है। यानी उसने अपने दुश्मन का विश्वास कर लिया, उसने ऑजिबल का विश्वास कर लिया। और एक तरीके से देखा जाए तो ऑजिबल ने वही हरकत करी जो लेडी इन रेड ने करी थी। और लेडी इन रेड ने क्या हरकत करी थी? लेडी इन रेड ने यही हरकत किया था कि उसने किस तरीके से हॉरिस डैनबी को अपने बातों के जाल में फंसाया और चोरी करवा के निकल गई। वैसे ही यहाँ पर भी हमारे ऑजिबल ने क्या कराया, मैक्स को अपनी बातों के जाल में फंसाया और यहाँ से चलता बना उसको मरवा दिया। और उतने में ही खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अंदर एक वेटर आता है और कहता है कि वह तो उनके लिए शराब लेकर आया है जिसे मिस्टर ऑजिबल ने ऑर्डर किया था। वह बोतल, ट्रे और गिलास टेबल पर रखता है और चला जाता है। अब ये चीज़ देखकर उतने में फोलर का दिमाग खराब। फोलर को बाहर से आवाज़ तो आई कि कुछ तो हुआ है बाहर, और उसको भी लगा पुलिस है, लेकिन पुलिस भी नहीं आई। तो फोलर को भी कंफ्यूजन हो गई कि यार क्या हुआ, अब देखते हैं क्या होता है।
फॉलर हैरान हो गया और उसने उससे पुलिस के बारे में पूछा। उसने बोला कि तुम तो कह रहे थे पुलिस आएगी, लेकिन पुलिस तो आई नहीं। जिसका ऑजिबल ने जवाब दिया कि कोई पुलिस थी ही नहीं। उसने बोला पुलिस तो आने वाली ही नहीं थी। वो सब क्या थी? वो उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, वो उसके चौकन्ने होने की शक्ति थी कि उसने किस तरीके से मैक्स का पागल बनाया। फिर फॉलर ने उस व्यक्ति के बारे में पूछा जो खिड़की के बाहर बालकनी में इंतजार कर रहा था। तो ऑजिबल ने जवाब दिया कि वह व्यक्ति अब कभी भी वापस नहीं आएगा, यानी वो वहां से मर चुका है। अब क्यों मर गया? बिकॉज वहां पर तो कोई बालकनी थी ही नहीं। उसका बुद्धू बनाया जा रहा था, वहां पर कोई बालकनी थी ही नहीं। ऑजिबल ने बड़े चतुराई के साथ एक कहानी को बुन दिया, इस तरीके से कहानी के पहलुओं को जोड़ दिया ये दिखाने के लिए कि वहां पर शायद सच में कोई बालकनी थी, लेकिन वहां बालकनी नहीं थी, वहां कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ उसने उसका पागल बनाने के लिए, उसे अपनी बात पे विश्वास दिलाने के लिए इन सब झूठों को बोला था। और ऑजिबल की तीव्र बुद्धि को दर्शाता है क्योंकि स्थिति का फायदा उठाया और मैक्स को घबरा दिया, जिसके कारण वह बिना सोचे समझे खिड़की से बाहर कूद गया। जैसे ही उसने उसकी कमजोरी को पकड़ा, पुलिस, क्योंकि मैक्स को भी पता था कि वो गलत काम करने आया है, जैसे हॉरेस को पता था कि वो भी गलत काम करने आया था। जैसे ही मैक्स को पता लगा कि अच्छा यार मैंने कुछ गलत किया है, तो वो डर गया और डर के मारे वो बिना सोचे समझे खिड़की से बाहर कूद गया। अगर उसने उस समय पे दिमाग लगाया होता, अपने दुश्मन की बात पे विश्वास नहीं किया होता और एक बार बाहर देख लिया होता कि वहां पर कोई विंडो है या नहीं है, वहां पर कोई बालकनी है या नहीं है, तो शायद वो अपनी जान नहीं गंवाता। उसने होटल की सबसे ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी और संभवतः उसकी मौत हो गई। इस तरह ऑजिबल ने मैक्स को पछाड़ दिया और खुद एक बहुत ही खतरनाक स्थिति से अपने आप को बचा लिया। यहाँ पर उसने क्या किया? उसने अपने आप को अपनी एक बड़ी ही मुसीबत वाली सिचुएशन से बचा लिया। तो यहाँ पर बच्चों एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज आप सब लोगों का कहना है कि आप माइंड मैप और नोट्स बता दो। देयर वाज अ क्वेश्चन इन द लास्ट क्लास मेरे से कि मैम हमें नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो मैंने उन्हें बोला था कि अगर आपको लगता है कि आप अपने नोट्स खुद बना सकते हो तो गो अहेड, ज़रूर बनाओ। तो एक उन्होंने बोला था, जिस भी बचा था, कि एक बार मैम बता देना कि नोट्स बनते कैसे हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो मैं मेथड प्रेफर करती हूँ सब लोगों को बताने के लिए कि नोट्स कैसे बनाने हैं, मैं कहती हूँ कि आप ना बंदे के एडजेक्टिव्स लिख लो। बंदे के एडजेक्टिव्स लिख लो। एक तो क्या होगा, आपके आंसर के पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। एडजेक्टिव्स लिख लिया आपने लोगों के नाम के लिए, जैसे मान लो मैंने फॉलर के लिए कुछ एडजेक्टिव यूज़ किया, मैंने मैक्स के लिए कुछ एडजेक्टिव यूज़ किया। उससे क्या फ़ायदा होगा ना बच्चों आप लोगों को आंसर के अंदर, कि जब भी आप उन पॉइंट्स को डालते हो, जब भी आप ऐसी चीज़ें डालते हो जिसके अंदर आपने कुछ वर्ड्स डाल दिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स डाल दिए जो आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो, तो उससे आपको एक फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको पता है कि ये एडजेक्टिव इसके लिए, ये जो वर्ड है इसके लिए इस पॉइंट में यूज किया गया है, तो आपके लिए आपके आंसर को बनाना या ढूंढना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम ऑजिबल के बारे में ले लेते हैं। ऑजिबल कैसा आदमी था? ऑजिबल वॉज अ मैन। ये एक स्टाउट मैन था, छोटी हाइट का आदमी था। ये एक स्टाउट मैन था, ठीक है। नॉट वेरी अपीलिंग लुक, बहुत ही ज्यादा अपीलिंग नहीं दिखता था, बहुत ही नॉर्मल सा इसका लुक अपीयरेंस था, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड इसकी अमेजिंग थी। प्रेजेंस ऑफ माइंड वॉज टॉप नॉच। बहुत अच्छा सोच सकता था, मुसीबत में डरा नहीं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड वॉज टॉप नॉच। उसके ये वाला हटा देते, ये मैं कलरफुल दूसरा बनाऊंगी। उसके अलावा इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? ही वॉज कनिंग, वो बहुत ही कनिंग था, ठीक है। ही वॉज वेरी स्मार्ट, वो बहुत ही ऑब्जर्वेंट था, उसने बड़े अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व किया और एक आइडिया बनाया, ठीक है। उसके अलावा हम इसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? बहुत ही ब्रेव था, करेजियस था, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं ऑजिबल कैसा था? ऑब्जर्वेंट हमने लिख दिया। फार साइटेड, उसने एक अच्छा स्टोरी टेलर था, बिकॉज उसने स्टोरी इतने अच्छे तरीके से बताई कि वो बेचारा, वो एक बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर था, बिकॉज उसने स्टोरी को कुछ इस तरीके से बताया कि हमारा जो मैक्स था वो उसकी बातों में आ गया। दूसरा बंदा है हमारे पास मैक्स। तो हमने देखा ऑजिबल की ये सारी क्वालिटीज़ थी, तो फिर मैक्स कैसा था? मैक्स वॉज अ स्लेंडर मैन, ये लंबा था। स्लेंडर एंड टॉल, स्लेंडर माने पतला, लंबा और पतला था, ठीक है। उसके बाद इसका जो फेस था वो फॉक्स लाइक अपीयरेंस थी इसकी, मान लो जैसे बहुत ही तेज तर्रार सा अपीयरेंस,
बहुत ही तेज तर्रार सी इसकी अपीयरेंस थी देखने के अंदर। उसके अलावा स्लेंडर का मतलब आप लोग लिख सकते हो बच्चों पतला, या आप लोग इसके लिए सिंपली थिन भी लिख सकते हो, थिन एंड टॉल। फॉक्स लाइक अपीयरेंस, बड़ा ही क्लेवर था ये, बड़ा ही चालाक सा था। फॉक्स यानी हमारी, फॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, लोमड़ी, लोमड़ी जैसी लोमड़ी जैसे दिखने वाला। लोमड़ी जैसा दिखता था वह, क्लेवर था। ही वॉज एब्सेंट माइंडेड, दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया उसने, दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, दिमाग नहीं चलाया। गलिबल था, गलिबल का मतलब क्या होता है, आसानी से विश्वास करने वाला, बड़ी जल्दी इसने विश्वास कर लिया उसका। ठीक है, चीज़ों को डबल चेक नहीं किया इसने कि भैया जो वो कह रहा है कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं उसके जैसा जैसा तो वो बोल रहा है कुछ हो ही नहीं। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसने उसकी बात को बिना माने उसको सुन लिया कि ठीक है कुछ ना कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं तो हो सकता है कि मेरे को झूठ क्यों बोलेगा। बिकॉज उसने एग्जाम्पल्स ही ऐसे दिए, जैसे उस लेडी ने बड़े सारे तरीक़ों से दिखाया था, वैसे ही यहाँ पर हमारे ऑजिबल ने भी उसको बड़ी अलग अलग बातों से, कि यहाँ से 1 महीना पहले एक आदमी घुस गया था, फिर ये एक ही कमरा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद हमने कमरे में पार्टीशन डलवा दिया। एक अच्छा स्टोरी टेलर था बिकॉज उसने कहानी बड़े अच्छे तरीके से बुनी, ही मेड अप द स्टोरी वेरी नाइसली। वो काफ़ी ब्रेव था, वो डरा नहीं, वो ऑब्जर्वेंट था, उसे पता था कि क्या वीक पॉइंट वो मैक्स का यूज़ कर सकता है। वो तेज़ तर्रार था, कनिंग था। वो क्या था बच्चों, वो क्लेवर था। उसे पता था कि मैं कैसे सामने वाले की, हमारी उसके जो वीक पॉइंट है, कैसे उसका फ़ायदा मैं उठा सकता हूँ। तो उसने उसके वीक पॉइंट का अच्छा खासा फ़ायदा उठाया और उसका बड़ा ही बुरे तरीके से पागल बनाया। ठीक है, तो आप चाहो तो इसके अंदर एक ऑजिब, उसका फोलर का भी लिख सकते हो। हमारा फोलर के बारे में ज़्यादा हमें नहीं पता है, वो एक स्टोरी टेलर, स्टोरी राइटर था। ठीक है, वो यहाँ पर क्यों आया था, फॉर नीड ऑफ इंस्पिरेशन, उसे इंस्पिरेशन लेनी थी यहाँ से, उससे डिटेक्टिव से, तो इंस्पिरेशन के लिए वो आया था। ही वॉज अ ड्रामेटिक पर्सन, उसको ड्रामेटिक टच इन रियलिटी, वो चाहता था कि रियल ज़िंदगी में भी उसे ड्रामेटिक टच मिले। यानी उसको वो चाहता था कि भैया अच्छा मैं उसे डिटेक्टिव से मिलने जा रहा हूँ तो उसे कुछ ऐसा हो कि बड़ा ड्रामेटिक सा हो, जैसा वो आते हैं। नीड फॉर थ्रिल, उसको नीड फॉर थ्रिल एंड एडवेंचर था कि कुछ अच्छा सा होना चाहिए ज़िंदगी में, कुछ मज़ेदार होना चाहिए। नीड फॉर थ्रिल एंड एडवेंचर। ठीक है, नीड फॉर व्हाट, थ्रिल एंड एडवेंचर। तो इस तरीके से फोलर हमारे यहाँ पर एक बड़े ही अच्छे से कैरेक्टर थे, तो यहाँ पर आया था चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए। और वो इतना दिमाग वाला नहीं था एंड में, ये तो साथ में था उसके, तो देख लिया उसने क्या क्या हो रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया अगर कैरेक्टर हमारा देखा जाए तो वो कौन सा था, वो हमारा ऑजिबल था। और ऑजिबल ने वही काम किया जो हमारे पिछले चैप्टर में लेडी इन रेड ने किया था। अब आ जाते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन, मैक्स कैसे इनके कमरे में घुसा था। मैक्स इनके कमरे में घुसा था विद अ पास की और अ मास्टर की। तो इसने क्या किया था, ये इतना स्टंट आदमी था कि इसने इनके कमरे की एक चाबी बनवा रखी थी। तो इनके कमरे की पास की या मास्टर की से जो इसने चुराई थी या बनवाई थी, उसके थ्रू वो इनके कमरे में घुस गया। हाउ डिड फोलर फाइंड द एपिसोड थ्रिलिंग या डिसअपॉइंटिंग, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहले जब फोलर ने ये पूरा एपिसोड अंडरस्टैंड किया, एपिसोड कौन सा, ये जो पूरा इनके साथ इंसिडेंट हुआ उसके मैक्स के मरने तक का, ये उसको थ्रिलिंग, ये उसको रोमांचक लगा या निराशाजनक लगा, अपने जवाब का कारण दीजिए। फोलर को ये एक्सपीरियंस जो था बड़ा ही थ्रिलिंग लगा, बड़ा ही रोमांचक लगा। ही वॉज मच सरप्राइज बाय द टैक्टफुल नेचर ऑफ ऑजिबल। जब उसने ये देखा ना कि ऑजिबल ने
बड़े ही व्यवहार कुशल तरीके से उसको कमरे से बाहर निकाल दिया। कुछ ऐसी कहानी बनाई पूरी की पूरी, ही कुक्ड अप अ स्टोरी, उसने पूरी की पूरी एक स्टोरी बुनी उसके सामने कि उसके कमरे में वहाँ बालकनी है, और बोला कि पुलिस आई है, जबकि उसको पता था कि उसने सिर्फ टी मंगाई है, उसने अल्कोहल मंगाया था पीने के लिए, पुलिस तो आने वाली थी ही नहीं। फिर भी उसने उसका पागल बनाया ये सब बोलकर, और जो इंट्रूडर था यानी जो घुसपैठिया था मैक्स, वो बिना किसी गन के, यानी उसने उसको साइलेंटली ही उड़ा दिया। उसने घुसपैठिए मैक्स को बिना गोली चलाए ही मार गिराया। यानी उसने क्या लगाया, उसने अपना लगाया प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसने अपना क्या लगाया, प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसने अपना दिमाग चलाया और मैक्स की बत्ती गुल कर दी। ये थी आम जिंदगी, और ऑजिबल की थी मेंटोस जिंदगी। समझ में आया? Who is Fuller and what is his first authentic thrill of the day? Fuller कौन था और उसकी first authentic thrill यानी पहले दिन का प्रामाणिक रोमांच क्या था? वो बोल रहा था कि यार मैं क्यों इससे मिलने आ गया, ये तो कुछ दिखता ही नहीं डिटेक्टिव जैसा, तो ये कैसा, मतलब ऐसा क्या है इसके अंदर जैसे मैं इसको अच्छा मानूं। फोलर जो था वो एक राइटर था, और यहाँ पर वो ऑजिबल को मिलने आया था बिकॉज उसे कुछ इंस्पिरेशन चाहिए थी उसकी स्टोरीज के लिए। फोलर का जो पहला ऑथेंटिक थ्रिल था वो तब आया जब उसने एक आदमी को देखा ऑजिबल के कमरे में, और जिसकी पिस्टल यानी जिसकी जो गन थी इनकी तरफ पॉइंट आउट हुई हुई थी, एंड ही वाज वेरी स्कैर्ड कि अरे यार ये क्या हो गया, बिकॉज ये तो उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ऑजिबल कौन था? ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट था। क्या था वो? एक गुप्त एजेंट था। अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंटेनिंग सम न्यू मिसाइल्स और अंडर हिज सेफ कस्टडी। कुछ नई मिसाइल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज उसकी सुरक्षित हिरासत में थे, वो उसके पास थे, और वो इतने इंपॉर्टेंट थे कि जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहा था मैक्स किसी और के लिए कर रहा था, और वहां पर वो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को उससे चुराने आया था। ही डिडंट लुक लाइक अ सीक्रेट एजेंट, और सबसे खास बात उसके बारे में क्या थी कि वो सीक्रेट एजेंट जैसा दिखता ही नहीं था। और क्योंकि वो सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं दिखता था, किसी को शक ही नहीं हो सकता था कि वो एक सीक्रेट एजेंट है, जो अपने आप में सीक्रेट एजेंट होने की एक बड़ी ही अच्छी क्वालिटी है कि वो सीक्रेट एजेंट है तो किसी को पता नहीं लग रहा। जैसे आप लोगों ने टाइगर जिंदा है देखी है, उसके अंदर वो रॉ के क्या वो थे ना एजेंट्स थे, बट नोबडी कुड कम टू नो कि ये रॉ का एजेंट है बिकॉज डू नॉट लुक लाइक दैट, राइट? तो वही सेम बात यहाँ पर भी है कि वो था सीक्रेट एजेंट, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो सीक्रेट एजेंट जैसा दिखता नहीं था, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ही वॉज फैट, वो मोटा था और स्लॉपी था, यानी वो मोटा और ऐसा छोटी सी हाइट का था। हिज ऑफिस वॉज इन अ स्मॉल रूम, उसका जो ऑफिस था वो एक छोटा सा कमरा था जो 6th फ्लोर और टॉप फ्लोर 6वां और सबसे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर था। और फोलर बड़ा ही डिसअपॉइंट होगा कि अरे यार मैं इससे क्यों मिलने आ गया, बिकॉज जैसा तो वो मन में प्लान करके आया था वैसा तो उसको कुछ भी मिला ही नहीं। उसको लगा कि अरे यार ये मैं किसके पास आ गया हूँ। Why did Fuller want to meet Ozible? Why was he disappointed? Fuller जो था वो Ozible को मिलने क्यों आया था और वो डिसअपॉइंट क्यों हो गया? वो उसको मिलकर निराशाजनक क्यों हुआ? क्यों निराश हो गया वो? फोलर एक यंग और एक रोमांटिक राइटर था। देखो रोमांटिक राइटर का मतलब ये नहीं है कि वो रोमांटिक स्टोरी मेल और फीमेल वाले रोमांस की बात कर रहा है, यहाँ पर इन डेप्थ या विद कैरेक्टर, यानी जब आप किसी चीज़ में घुस के बात करते हो ना किसी कैरेक्टर के अंदर कि ठीक है मैं अगर इस चीज़ के बारे में लिख रहा हूँ तो पहले मैं इस चीज़ के बारे में जानूंगा फिर मैं लिखूंगा, वो उस टाइप का राइटर था। ही वॉन्टेड टू मीट ऑजिबल बिकॉज ही वॉज अ सीक्रेट एजेंट। अब जिस स्टोरी के ऊपर वो काम कर रहा था उसको वो एक सीक्रेट एजेंट की कहानी पे बात करने वाला था, तो उसी सीक्रेट एजेंट की बात करने के लिए यहाँ पर वो आया था। किससे मिलने के लिए? यहाँ पर वो आया था ऑजिबल से मिलने के लिए, क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंट है, उससे कुछ इंस्पिरेशन लेगा। वो उसको देखते ही डिसअपॉइंट हो जाता है बिकॉज ये ऑजिबल तो दूर दूर तक कहीं से भी सीक्रेट एजेंट ऐसा ना सर पे टोपी, ना हाथ में गन, ना सिगार, ना काले कपड़े, ना मिस्टीरियस अपीयरेंस, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल नॉर्मल, जैसा हम जैसे नॉर्मल इंसान है। वो एक फ्लैट सॉपी सा आदमी था। ही वॉज नॉट रोमांटिक। ही लिव्ड इन अ स्मॉल रूम इन अ ग्लूमी होटल। वो एक छोटे से कमरे में गंदे से होटल में रहता था, एक उदास से होटल में जो बड़ा ही डल सा होटल था, वहां पर वो रह रहा था। तो इसीलिए उसको देख कर ना उसके सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई कि यार मैं उम्मीद तो करके आया था कि मुझे कितना अच्छा डिटेक्टिव मिलेगा, जेम्स बॉन्ड, शेरलॉक होम्स जैसा, लेकिन यहाँ पर जो मुझे मिला वो तो बिल्कुल ही अजीब सा है। ये देखकर तो मेरा टाइम बिल्कुल ही वेस्ट होने वाला है। लेकिन आगे आगे देखो होता है क्या, उसको अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो ऐसी पिक्चर देखता है कि इंसान जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। एक ना लास्ट में आप लोगों को इसका मॉरल देकर जाऊंगी मैं। अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। जो हमारे लुक्स होते हैं ना, जैसे हम दिखते हैं, वो सब झूठ है, बिकॉज इंसान अंदर से कैसा है वो किसी को भी नहीं पता। अब शांत जैसे कहते हैं ना
तूफान से आने से पहले की शांति। ऑजिबल जब पूरे टाइम चुप था, जब मैक्स उसके सामने खड़ा था, तो वो तूफान से आने की पहली शांति थी, क्योंकि वो सोच रहा था कि इसको मैं कैसे पागल बना सकता हूँ। अब वो कहते हैं मैक्स को एक्सप्लेन करो एज अ सीक्रेट एजेंट। हमने अभी ऑजिबल पे देखा, फुलर पे देखा, मैक्स की बारी है कि मैक्स एक सीक्रेट एजेंट के फॉर्म में कैसा था। मैक्स एक सीक्रेट एजेंट था और वॉज राइवल एंड द एनिमी ऑफ ऑजिबल। वो उसका प्रतिद्वंद्वी और उसका दुश्मन था, यानी वो किसी और कंपनी से काम करता था और उसे वैसे भी ऑजिबल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ही वॉज स्लेंडर, वो पतला सा था, एंड लिटिल लेस देन टॉल, छोटा तो लंबा, कद में थोड़ा सा कम, मतलब लंबे से थोड़ा सा कम, नॉर्मल से ऊपर, लंबे से कम। He appeared crafty and had pointy countenance of a fox, और जो उसकी ना शक्ल बड़ी क्राफ्टी थी, यानी बड़ी ही चालाक थी, बड़ी ही क्लेवर थी, और उसकी जो अपीयरेंस थी ना वो ऐसा मान लो फॉक्स जैसी, यानी सुनियो जैसी जो तारक मेहता कह रही हूँ, डोरेमोन में जो सुनियो था वैसी सी अपीयरेंस थी उसकी। There was nothing specially menacing about him except his pistol. उसको देखकर कुछ अजीब से खतरनाक, there was nothing खतरनाक, या there was nothing scary about other than his pistol. उसकी पिस्टल के अलावा उसमें कुछ भी खतरनाक सा नहीं था। वो ऑजिबल के रूम में आया था बिकॉज ऑजिबल के पास एक पेपर था जिसमें नई मिसाइल्स जो आने वाली हैं उसके बारे में लिखा होगा, लेकिन he was outwitted, यानी उसको he lost due to ऑजिबल्स प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो ऑजिबल की प्रेजेंस ऑफ माइंड के आगे हार गया। उसको लगा कि वो गन दिखा के उसको डरा देगा और डॉक्यूमेंट ले जाएगा, लेकिन ऑजिबल जो था वो उससे एक हाथ आगे निकला और उसने बोला कि हाँ तू मेरा पागल बनाएगा, तू देख बेटे, बाप बाप होता और बेटा बेटा। तो ही टेल कि आई एम द फादर एंड यू आर माई सन, आई टीच यू हाउ यू माई सन, एंड मेड जंप आउट ऑफ हिज विंडो। उसने उसको करवाया, उसने जबरदस्ती उसको बोला कि ऐसे कर, एंड मेड हिम आउट एंड मेड हिम जंप आउट ऑफ द विंडो। समझ में आ गया बच्चों? अब आते हैं इस चैप्टर के कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर और देखते हैं क्या क्वेश्चन आ सकता है। ऑजिबल ने ऐसा क्या प्लान बनाया कि वो उसे मैक्स से छुटकारा मिल जाए? ऑजिबल जो था वो एक डिफरेंट सीक्रेट एजेंट था और इन मोर वेज देन वन। ऑजिबल अगर जब भी हमारे मन में एक सीक्रेट एजेंट का ख्याल आता है ना, तो हमारे मन में आता है कि अच्छा भाई हैट, आंखों पे गॉगल्स, हाथ में सिगार, हाथ में गन, ऐसे करके खड़ा है, जेम्स बॉन्ड 007। लेकिन ऐसा ऑजिबल तो बिल्कुल कुछ था ही नहीं। वो डिफरेंट था इन मोर देन वन वेज, एक से ज़्यादा तरीकों से वो डिफरेंट था। जैसे उसका कोई ऐसा स्पेशली कोई ऐसा उसने रूम नहीं बना रखा था, वो एक नॉर्मल से छोटे से कमरे में रहता था, एक मस्ती कॉरिडोर ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल, एक छोटा सा स्मेली, मस्ती माने स्मेली, एक छोटे से होटल के अंदर जहाँ पर ज़्यादा किसी को शक भी नहीं होगा उसके ऊपर, वो ऐसी हिडन सी जगह में वहाँ पर रहता था। इट वॉज ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर। अब जो उसका कमरा था वो 6वें और टॉपवर फ्लोर के ऊपर था, एंड देयर वाज स्कार्सली अ सेटिंग फॉर रोमांटिक एडवेंचर, नॉट वेरी मच। और वहाँ पर ज़्यादा कुछ ऐसी सेटिंग नहीं थी कि कुछ बड़ा एडवेंचर हो सकता है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे एक नॉर्मल घर होता है। और ये क्यों था? ताकि ऑजिबल के ऊपर किसी का भी शक ना जाए। ही वॉज एक्सट्रीमली फैट, अच्छा खासा मोटा हट्टा कट्टा था। इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन पेरिस फॉर ओवर 20 ईयर्स, उसको फ्रेंच एंड जर्मन बोलनी आती थी, एंड ही हैड एन अमेरिकन एक्सेंट, लेकिन उसको आती तो थी लेकिन बोलता वो अमेरिकन एक्सेंट में था। Instead of getting messages slipped into hands by dark-eyed beauties, he got only a telephone call making an appointment. अब वो चाहता तो ऐसे सुंदर सुंदर लड़कियों से ऐसे हाथों के बीच में से ऐसे कोई लड़की जा रही है और उसको बोली कि ये ले मैसेज ले, और ऐसे मैसेज पकड़ा के चली गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो खुद गया जाके कि चल आजा भैया। इन दीज वेज वो बिल्कुल डिफरेंट था कि एक स्पाई जैसा दिखता है, उसकी नोशन से वो बिल्कुल ही अलग था। ऑजिबल अन्य गुप्त एजेंटों से एक अधिक तरीके से भिन्न था, मतलब एक से ज़्यादा तरीकों से उनसे अलग था। एक उस फ्रांसीसी होटल में के मटमैले गलियारे में उसका एक छोटा सा कमरा था, यानी खराब से स्मेली से कॉरिडोर के कॉर्नर में ही उसका एक कमरा हुआ करता था। कॉरिडोर पता क्या होता है? जैसे आप लोगों के स्कूल में कॉरिडोर होते हैं ना, यहाँ पे क्लासरूम है, तो क्लासरूम के बीच में ये जो चलने का रास्ता होता है ना बच्चों, इसको कॉरिडोर कहते हैं। तो एक स्मेली से कॉरिडोर के यहाँ पे मान लो कि यहाँ पर ऑजिबल का एक कमरा हुआ करता था। वह छठी और सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता था। वह यहाँ शायद ही रोमांटिक साहसिक कार्य के लिए कोई स्थापित था। विच मीन्स यहाँ पर कोई भी ना ऐसा इंसिडेंट नहीं हो सकता कि अरे यार यहाँ मार कुटाई होगी, बंदों को घरों से गिरा रहे हैं, विंडो से कूद रहे हैं, जैसे हमने मूवीज़ में देखा है, वैसा कुछ भी सेटिंग यहाँ पर नहीं था। वह बेहद मोटा था,
20 साल से अधिक समय तक पेरिस में रहने के बावजूद भी उसको केवल फ्रेंच और जर्मन भाषा ही बोलनी आती थी और अमेरिकी उच्चारण में वो बिल्कुल निपुण था, यानी सबसे अच्छी अगर वो किसी में बात कर सकता था तो वो उसका अमेरिकन एक्सेंट था। काली आंखों वाली सुंदरियों द्वारा संदेशों ने अपने हाथों में लेने के बजाय उन्हें केवल एक टेलीफोन कॉल मिलाने का समय मिला। मतलब वो ऐसे थे कि वो लोगों को भेजते नहीं थे मेरा मैसेज लेने के लिए, यानी वो फैंसी नहीं थे बिल्कुल भी। वो क्या नहीं थे? ही वॉज नॉट फैंसी। वो सीधा जाते थे और बोलते थे कि एक काम कर, जा उसको मेरे पास ले आ, और वो या तो खुद बोलते थे कि ठीक है इसको भेज दो, या डायरेक्ट टेलीफोन करते थे कि भैया तू आ जा। ऑजिबल एक सक्सेसफुल सीक्रेट एजेंट था। ऐसी क्या क्वालिटीज उसमें थी कि हम उसको सक्सेसफुल मानते हैं लेकिन हम मैक्स को सक्सेसफुल नहीं मानते। ऑजिबल बड़ा मोटा था। ही अपीयर्ड टू बी स्लो एंड स्लगिश। वो स्लो और स्लगिश, यानी वो ऐसा लगता था कि जैसे मान लो बड़ा लेजी सा आदमी है, वो कुछ नहीं कर सकता। बट इनसाइड दैट फैट बॉडी, लेकिन उस मोटे शरीर के अंदर एक बड़ा ही चालाक चतुर दिमाग था, एक बड़ा ही तेज दिमाग था। It was throwing his presence of mind, intelligence and cleverness that he had got. It was through, not throwing. It was through his. वो उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसकी चतुर होने के साथ उसकी समझदारी और उसकी उस समय जो उसका वहाँ पे दिमाग की प्रेजेंस थी कि ठीक है सोच समझ के चीज़ों को करना है, उन्हीं तरीकों से वो मैक्स से फ्री आसानी से हो पाया। वही ऑजिबल बहुत मोटा था, वह एक धीमे और सुस्त व्यक्ति के तरह प्रतीत होता था, लेकिन मोटे शरीर के अंदर उसका दिमाग बहुत ही तेज था। यह उसके दिमाग, बुद्धि और चतुराई की उपस्थिति के कारण रहा था कि उसने मैक्स को आसानी से उस पर छुटकारा पा लिया, कि मैक्स को आसानी से वहाँ से मैक्स को हटाकर वो उससे फ्री हो गया। अगर उसने दिमाग नहीं चलाया होता, अगर वो उस समय सच में डर जाता उसकी गन दिखाने से, तो शायद वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाता। जब मैक्स ने उस नॉक को सुना तो पोर ऑजिबल टोल्ड कि भैया इन मे भी वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर पुलिस हो जो उसको, क्योंकि उसने बुलाई थी भैया, क्योंकि उसे पेपर्स को प्रोटेक्ट तो करना है, पूरे देश का फ्यूचर उन पेपर्स पे डिपेंड करता है, तो इसलिए उसने पुलिस को बुलाया, जबकि उसे पता था कि कोई पुलिस उसने नहीं बुलाई है। लेकिन वही है ना कि तुम जब भी तुम्हारे हाथ में किसी की वीक नब्ज आ जाती है, जब भी तुम किसी का वीक पॉइंट पकड़ लेते हो, उसके बाद तो उस बंदे का हाल तुम खराब कर ही दोगे, और इसने वही किया। मैक्स wanted him to send him off quickly and he waited on the balcony. वो मैक्स चाहता था कि वो मैक्स भी जल्दीबाजी में था, उसने बोला कि ठीक है इनको भेज दो फिर मैं आ जाऊंगा। हाँ, जब मैक्स ने दरवाजे पर वह दस्तक सुनी तो उसने बोला कि जल्दी से, तो ऑजिबल ने बताया कि ये पुलिस आई है, क्योंकि वह कागजों की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए उसने उस पुलिस को वहां पर बुलाया था। अब मैक्स चाहता था कि जब तक वह छज्जे पर इंतजार करे तब तक वह उन्हें जल्दी से विदा कर दे, यानी वो पुलिस को जल्दी से वहां से भगा दे। Audible had ordered a drink and it was the waiter with the drink knocking at the Audible's door. एंड उसने ये पूरी कहानी बनाई, झूठी कहानी बनाई, ताकि वह मैक्स को चकमा दे सके। बिकॉज ना तो वहां पर कोई पुलिस आई थी और ना ही वहां पर कोई बालकनी थी फ्रॉम द 6th फ्लोर, और मैक्स वहां से गिरता है और अपनी जिंदगी खो देता है। यही उसका मिशन था कि किस तरीके से क्लेवर सीक्रेट एजेंट ने, उस तरीके से ऑजिबल ने मैक्स से छुटकारा पा लिया। दे मे असेंबल टू गेट रिड ऑफ मैक्स, प्रूव दैट ही वाज अ क्लेवर एजेंट। जिस तरीके से वो मैक्स से छुटकारा पाता है उससे हमें ये पता लगता है कि वह कितना ग्रेट सीक्रेट एजेंट था, कि वो कितना समझदार, कितना चतुर, कितना दिमाग वाला सीक्रेट एजेंट था, कि उसने झूठी कहानी ऑन दी स्पॉट बनाई। उस खाली दिमाग, खाली नहीं, उस मोटे शरीर में एक बड़ा तेज दिमाग था जो बड़ी तेज तेज वहां पे चल रहा था। समझ आया बच्चों? एक और क्वेश्चन है, वो कहते हैं यही आ गया हमारा मॉरल बेस्ड क्वेश्चन, ये मेरे को देना था। समटाइम अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। कभी कभी जो हमारे जो लुक्स होते हैं ना वो हमें भ्रामक कर सकते हैं, यानी हमें धोखा दे सकते हैं। ये स्टेटमेंट इस स्टोरी में और किस स्टोरी में, ये हमारी क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में, ये दोनों स्टोरीज के अंदर आप कैसे इसको प्रूव कर सकते हो। वो कहते हैं इट इज ट्रू कि कभी कभी हम लोग आइडेंटिफाई करने में फेल हो जाते हैं किसी भी इंसान की रियल पर्सनालिटी, बिकॉज उनकी अपीयरेंसेस बहुत अलग अलग होती हैं। सो इट कैन बी सेड कि अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। तो डिसेप्टिव का मतलब हो गया धोखेबाज,
बस कि इंसानों की जो अपीयरेंसेस होते हैं जैसे वो दिखते हैं, उनके रूप जो है वो धोखा दे सकते हैं। फॉलर वॉज यंग एंड रोमांटिक। फॉलर एक काफ़ी यंग और रोमांटिक सा था। ही वॉज अ राइटर ऑफ एडवेंचरस स्टोरीज। ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट था, एक डिटेक्टिव था, और उसे अपने काम के दौरान बड़े सारे जोखिमों का सामना भी करना पड़ता था। तो फॉलर चाहता था कि वो उसे कुछ समय के लिए मिले, बट जब उसे मिलता है तो वो नोटिस करता है वो एक फ्रेंच होटल में था जिसके कॉरिडोर से गीले गीले गंदे से थे। और फॉलर बड़ा ही डिसअपॉइंट हो गया कि यार जैसा तो मैंने सोचा था ये तो वैसा बिल्कुल भी नहीं निकला। बट ऑजिबल जब उसके कमरे में पहुंचा तो तब वहाँ पर उन्होंने एक मैक्स नाम के आदमी को देखा, और उसने ये भी देखा कि मैक्स उनकी तरफ गन रख के बैठा है। उस समय पे ऑजिबल एट वंस प्रूव्ड कि वो सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं एक डिटेक्टिव की जो वो दिखा नहीं रहा था। अब ज़रूरी नहीं है ना कि तुम्हें वो सब चीज़ें दिखानी है ऑन द स्पॉट कि भैया मैं ऐसा हूँ, लेकिन जब मौका आएगा, तुम अभी अपने आप को बोस्ट कर रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मौका आएगा, अगर तुम उस समय कुछ करके दिखा पा रहे हो तभी तुम्हारी इज्जत की जाएगी। लेकिन अगर उस समय तुम ये दिखाते हो कि तुमने पहले तो बड़ा कुछ बोल दिया कि मैं ये करूँगा, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन अंत समय पे जब तुम उस काम को कर नहीं पाते हो ना, तब तुम्हारी बात की कोई इज्जत नहीं रह जाती। तो वही अगर ऑजिबल जो है वो बोलता कि मैं ऐसा हूँ, लेकिन अंत समय पे वो डॉक्यूमेंट्स उसको मैक्स को देने पड़ जाते, तो ऐसे डिटेक्टिव होने का भी क्या काम था। यहाँ पर बिल्कुल ही सिनेरियो उल्टा था। यहाँ पर उसने वो समझदारी दिखाया नहीं, मुंह पे नहीं दिखाया, लेकिन मन ही मन वो चतुराई उसकी चल रही थी। ही टोल्ड मैक्स कि उसकी बालकनी के नीचे एक बालकनी है और पुलिस दरवाजे पे आई है। मैक्स जो उस समय पे बड़ा ही गलिबल था, जो उसकी बातों में आसानी से आ गया, उसने मान लिया और वहां से कूद गया। तो हमें देखने को मिलता है कभी कभी जो इंसान जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वो दिखता नहीं है। मैक्स देखने में तो तेज तर्रार सुनियो जैसा दिमाग होगा, लेकिन इतना गधा था कि ऑजिबल के कहने पे, अपने दुश्मन के कहने पे, अपने राइवल के कहने पे विंडो से कूद गया और अपनी जान गंवा बैठा। हाँ, ये सच है कि कई बार हम किसी व्यक्ति को अलग अलग रूप रंग के कारण उसके वास्तविक व्यक्तित्व को पहचानने में असफल हो जाते हैं, कि जैसा वो दिखता है तो हम समझ नहीं पाते कि जो उसकी अपीयरेंस है क्या वो सही है या वो धोखे वाली है। तो यह कहा जा सकता है कि दिखावे भ्रामक हो सकते हैं, कि जो इंसान जो दिखावा करता है वो दिखावे झूठे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इंस्टाग्राम पे तुम स्टोरियाँ डाल रहे हो कि इंजॉइंग माई लाइफ विद 50 अदर्स, और रियलिटी में घर में मम्मी से छित्तर पड़ रहे होंगे, तो ऐसे स्टोरीज़ का भी क्या फ़ायदा। यूट्यूब पे नहीं, अपने दोस्तों को लोगों को दिखाना कि भैया आई हैव 100 ऑफ फ्रेंड, 200 ऑफ फ्रेंड, लेकिन रियलिटी में तुम्हारे पास दोस्त ही नहीं है। तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जहाँ पर वो चीज़ें सिर्फ दिखाने की हैं लेकिन रियलिटी में नहीं है। फॉलर युवा और रोमांटिक था। वह साहसिक कहानियों का लेखक था, एडवेंचरस स्टोरियों को लिखता था। ऑजिबल एक गुप्त एजेंट, एक जासूस था। वह अपने काम में खतरे का सामना आए दिन करता रहता था, इसलिए फॉलर कुछ साहसिक कहानियों के लिए ही उन्हें मिलने आया था। लेकिन जब यहाँ पर उस बेकार से नम से कॉरिडोर वाले एक फ्रांसीसी होटल में ऑजिबल से मिला, तो फॉलर को बड़ी ही निराशा हुई कि यार ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं दिखता, मैं क्यों ऐसी दिख रही हूँ कि मैं तो बिल्कुल भी वैसा नहीं दिखता जैसे मैं इसको एक्सपेक्ट करके आया था। लेकिन ऑजिबल ने अपने कमरे में पहुंचकर खुद ही साबित किया कि ऑजिबल के कमरे में मैक्स नाम का एक शख्स बंदूक लेकर उनके सामने खड़ा था। ऑजिबल ने तुरंत साबित कर दिया कि उसके पास एक सच्चे जासूस के गुण है, बिकॉज जो कहानी उसने बनाई वो एकदम लाजवाब थी। उसने मैक्स को खिड़की के बगल वाली बालकनी और दरवाजे पर पुलिस के बारे में बताया। मैक्स ने उस पर विश्वास किया क्योंकि ऑजिबल की बात करने का तरीका ही इतना वास्तविक था, इतना रियल था कि उसे विश्वास हो गया कि जो वो बोल रहा है वो सच है। और इस कारण हमें पता लगता है कि कभी कभी इंसान के जो दिखावे होते हैं वो भी भ्रामक होते हैं, यानी कभी कभी जो बंदे की अपीयरेंस होती है वो भी डिसेप्टिव हो सकती है। इंसान जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं है कि इंसान वैसा हो भी। समझ में आ गया बच्चों? आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, और जिनको डाउट था कि मैम नोट्स कैसे बनाते हैं उनका वो डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि भैया नोट्स कैसे बनाते हैं। नहीं समझ आता, कोई डाउट होता है आप लोगों को, तो प्लीज़ फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर सकूं, आप लोगों की जो भी परेशानियां हैं उनका निवारण किया जा सके। बिकॉज बच्चों पेपर बहुत बहुत नज़दीक है, ठीक है? यही वो समय है, अभी भी कुछ पढ़ जाओगे तो कुछ कर दिखाओगे। बिकॉज मैंने अपनी बाकी क्लासेस में भी ये चीज़ रिपीट करी है, जो मैं अभी आप लोगों के लिए भी ये चीज़ को रिपीट करना चाहती हूँ कि जब भी आप बच्चे पेपर देने जाओगे ना, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि आपके आगे आने वाले जितने भी साल हैं वो सब इन्हीं पेपर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है? जितने भी साल आप लोग पढ़ेंगे, अभी जितना भी आप लोगों के आगे आने वाली ज़िंदगी में पढ़ोगे, काम करोगे, जॉब करोगे, अपना करियर बनाओगे, वो सब इसी पे डिपेंड करेगा कि आप अभी क्या स्ट्रीम
लेकर जाते हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ह्यूमैनिटीज़ ले लेते हैं, है ना, जो आर्ट्स ले लेते हैं, लेकिन याद रखना कि आर्ट्स, वैसे आर्ट्स तुम्हें इस नाम पे मिले कि भैया मैंने आर्ट्स धड़ल्ले से ली थी, मैंने आर्ट्स अपनी मर्जी से लिया है, क्योंकि जनरली ऐसा कहते हैं ना कि जिसका कुछ नहीं होता उसके आर्ट्स होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्ट्स होना चाहिए कि मैंने लिया तो अपनी मर्जी से लिया। मैंने आर्ट्स ली थी, ठीक है, मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ थी एंड आई वॉज, मेरे को बहुत अच्छी लगती है हिस्ट्री, मुझे बहुत अच्छी लगती है पॉलिटिकल साइंस, तो ये टॉपिक्स, ये जो सब्जेक्ट्स थे इनमें आई वॉज अ टॉपर इन माई टाइम। अभी तो मतलब अभी तो मेरा टच नहीं है उनके साथ, बट हाँ 11th-12th का हिस्ट्री इज़ वन थिंग आई स्टिल लव टू टीच एंड आई डू टीच दैट एज वेल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वन इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको जो स्ट्रीम मिलेगी वो ये नहीं होना चाहिए कि आपको बस मिल गई क्योंकि आप लोगों ने कुछ किया नहीं। आपको साइंस चाहिए, मेहनत करो। आपको कॉमर्स चाहिए, मेहनत करो। आपको आर्ट्स चाहिए, उसके लिए भी मेहनत करो, बिकॉज ऐसी चीज़ जो आप लोगों को दान में मिल गई, भीख में मिल गई, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी इज्जत नहीं की जाएगी। कल को कोई आपसे पूछे कि तेरे पास क्या है, आप बोलो मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ है, तो कोई बंदा धड़ल्ले से तो बोल सके कि अच्छा तेरी परसेंटेज कितनी थी, तो आप बोल तो पाओगे कि मैं अपनी मर्जी से ह्यूमैनिटीज़ लेकर गया हूँ, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था। साइंस लेनी है आप लोगों को, कॉमर्स लेनी है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जिसने ह्यूमैनिटीज़ लेनी है मेहनत करो, क्योंकि अपना नाम बनाओ कि मैंने अपनी मर्जी से लिया है ह्यूमैनिटीज़, मुझे दिया नहीं गया। मैंने सोचा था ह्यूमैनिटीज़ दूंगा, मैं नंबर लाया हूँ और ह्यूमैनिटीज़ लेकर गया हूँ। तो पढ़ लो, बिकॉज जो आप लोग अभी स्ट्रीम चूज कर लोगे उसके हिसाब से आप लोगों के करियर सेट होंगे, उसके हिसाब से आप लोगों की फ्यूचर इनकम्स बनेंगी। तो यही मोटिवेशन लेके पढ़ो कि जो आज करोगे वो कल रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ गया? और एक और चीज़, फिर भी पढ़ाई की मोटिवेशन नहीं आती है तो ये याद रख लो, मज़े किसको नहीं पसंद ज़िंदगी के अंदर, सबको ही ऐश करना अच्छा लगता है। हमारे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता होगा क्या? उनको घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता क्या? उन्हें छुट्टियां लेना अच्छा नहीं लगता? लेकिन वो भी अगर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनकी मेहनत को पूरे तरीके से रेसिप्रोकेट करें, उनको भी उतना ही दें जितना वो हमारे लिए कर रहे हैं। उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नंबर चाहिए। तो 1 महीना है, पढ़ लो, नंबर ले आओ, कुछ कर दिखाओ, ठीक है? ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन।